तो हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। अब मैं एक और नई वीडियोस के साथ आ चुका हूं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 12th के लिए अब वीडियो आएंगी बोर्ड के लिए, तो उसी के बीच में यहाँ पे मैं अब आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती परिपथ लिखा हुआ है। तो अब मैं आपसे यहाँ पे क्या करूँगा, इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी इस चैप्टर के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में किस किस सन में आए हुए हैं वो साफ लिखा हुआ है उसके सामने, और उसका आंसर बकायदा मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं बोर्ड में 2015 से लेकर 2020 तक में, ठीक है, क्योंकि किस में तो हुआ नहीं अभी बोर्ड आपका, तो जितने भी आए हुए हैं वो सब इन 2 वीडियोस में पूरा हो जाएगा ये। उसके बाद आपका अगले चैप्टर पे चलेंगे और आपके सारे कंसेप्ट यानी कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी जाएगी। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बेल आइकन को दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 के, ठीक है, देखो इसी के अंदर मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाता रहूँगा। तो आपको मैं पहले बोलूँगा अगर आप कंसेप्ट सीख के आ रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप पहले वो सीखें, उसके बाद न्यूमेरिकल। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं आपको हैंड टू हैंड सब चीज़ें बताऊँगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि संलग्न परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा एवं वर्ग माध्य मूल धारा का मान ज्ञात करना है, और 2015 में सेट नंबर फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, आप तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले तो हमें देखो ये देखना है कि परिपथ की प्रतिबाधा बोल रहा है, इसने ये नहीं बोला कि परिपथ कौन सा है। तो डायग्राम में यानी कि जो परिपथ दिया हुआ है उसमें सबसे पहले ये पहचानो कि परिपथ कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप गिवन क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी हो ना उसको नोट करके लिख लिया करो। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से हम करेंगे। तो गिवन यहाँ पे v मुझे दिया हुआ है 200 sin 400t। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल L मतलब हमें कुंडली का प्रेरकत्व जिसे हम लोग बोलते हैं वो दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने क्वेश्चन में जो परिपथ दिया हुआ था उसमें से देख के नोट कर लिया। अब चूंकि मुझे परिपथ जो है RL परिपथ दिख रहा है, RL परिपथ क्यों, क्योंकि केवल R और L दिया हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मुझे पता है कि दिया गया परिपथ RL परिपथ है। इसलिए RL परिपथ की जो प्रतिबाधा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZRL इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, RL परिपथ में प्रतिबाधा का। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि अगर आप देखो तो गिवन मुझे केवल और केवल R का मान है बस, उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिया हुआ। और एक समीकरण दी हुई है, इसकी मदद से मैं देखो इक्वेशन नंबर 1 की मदद से मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 की मैं v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से तुलना करूंगा। देखो जब भी हमें करना क्या पड़ता है, ऐसी इस तरीके की कोई समीकरण दे दे आपको, ठीक है, इस तरीके की समीकरण दे तो आप हमेशा उसको इस स्टैंडर्ड समीकरण से, ये v बराबर v0 साइन ओमेगा टी वाली समीकरण से उसकी तुलना करेंगे। तो देखो तुलना अब कैसे होगी, ये इक्वेशन 1, तो ये यहाँ पे v इज इक्वल टू v0 है और यहाँ पे v बराबर क्या है 200। तो भैया मैं v0 की जगह 200 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे v बराबर है v0 और आप ध्यान से देखो इसमें यहाँ v बराबर है 200, तो v0 की जगह मैं 200 रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइन 400, इधर साइन ओमेगा, तो क्या मैं इस ओमेगा की जगह 400 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे 400 लिख दिया। इस तरीके से क्या होगा, मुझे v0 और ओमेगा का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, r तो मुझे पहले से पता ही है, इक्वेशन 1 पे रुका पड़ा हूँ। अगर मुझे r पता है, एक्सेल भी पता होता तो मैं 1 मिनट के अंदर क्या करता भाई, दोनों के मान लगा देता और आंसर निकाल लेता। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे एक्सेल नहीं पता। अब हम यहाँ पे आते हैं, चूंकि एक्सेल जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा इंटू एल, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो मैंने फॉर्मूले को तभी रेड पेन से हाईलाइट करके लिख दिया है ताकि आप हैंड टू हैंड के फॉर्मूले भी नोट करते हैं। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू एल। अब एल तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था, ओमेगा यहाँ पे मैंने क्या करा, ओमेगा ये इक्वेशन की तुलना करके निकाल लिया है। तो ओमेगा की जगह मैंने 400 और एल की जगह 0.1 जो कि गिवन है उसका मान रख के एक्सएल निकाल लिया। कितना आएगा आपका 40 ओम। तो इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, मेरे पास r का मान मुझे गिवन हो गया, एक्सेल मैंने निकाल लिया। मैं समीकरण 2 से दोबारा से क्या करूँगा, एक्सेल मतलब ZRL निकाल लूँगा। तो देखो यहाँ पे मैंने r का मान पुट कर दिया, चूँकि r बराबर 30 ओम मुझे दिया हुआ था और एक्सेल में पहले ही अब 40 निकाल चुका हूँ। तो जैसे ही मैं पुट करूँगा इसका स्क्वायर करूँगा 900 हो जाएगा, इसका 1600 और 2500 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा आपका 50। तो एक आंसर तो हमारा आ गया है। ठीक है, ZRL। तो इसके बाद हम लोग से क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दोबारा एक बार पीछे चल लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था हमें बताना है वर्ग माध्य मूल धारा का मान। ठीक है, वर्ग माध्य मूल धारा का मान। अब ये कैसे निकालते हैं भाई, तो देखो वर्ग माध्य मूल धारा का जो मान होता है वो असल में हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है IRMS इज इक्वल टू I0 अंडर रूट 2। एक इस तरीके से निकल सकता है और एक आपका यही चीज़ ऐसे भी निकल सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
देखो आई बराबर असल में क्या होता है, आई बराबर होता है IRMS बराबर VRMS अपॉन ZRL। अब वो ZRL की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब जिस परिपथ की बात कर रहे हैं ना हम लोग, उसका प्रतिबाधा, ठीक है। अब ये प्रतिबाधा क्या होता है, ये प्रतिरोधी होता है। देखो नॉर्मली आपने पढ़ रखा होगा आई बराबर क्या होता है, V अपॉन R, ठीक है। आई बराबर V अपॉन R, ये नॉर्मल सी एक इक्वेशन है, ओम की समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे होते हैं प्रत्यावर्ती धारा की, तो हम यहाँ पे IRMS यूज़ करते हैं और वोल्टेज में VRMS। लेकिन यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में जो आपका प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है कि आपका परिपथ किस टाइप का है। अगर वो R परिपथ है तो केवल R रख दोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर वो RL, RC, ZRL या आपका LCR हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ रखी जाती है। तो बस यही चीज़ हम जानते हैं, IRMS का एक ये फॉर्मूला होगा। लेकिन दिक्कत अब कहाँ आती है हमारे इसमें, देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट दिक्कत ये है कि हमें केवल और केवल V0 गिवन है, ठीक है। V0 गिवन है, हमें VRMS नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो अब सीधी सी बात है, मैं V0 दिया है तो मैं भैया I0 ही निकाल सकता हूँ। V0 क्या होता है, महत्तम आपका वोल्टेज होता है। तो महत्तम वोल्टेज पे महत्तम धारा ही, यानी कि अधिकतम धारा निकाल सकता हूँ I0, ठीक है। तो देखो V0 का मान यहाँ पे 200 वोल्ट मुझे तुलना करके मैंने निकाल लिया था और ZRL 50 ऊपर निकाल रखा है, तो I0 निकाल लिया। अब अगर I0 पता हो और अगर आपको I0 पता हो तो बस आपको वर्ग माध्यम मूल धारा का ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा, IRMS इज इक्वल टू I0 √2। तो बस I0 मैंने निकाल लिया, 4 आया था और √2 यही। अब देखो 4 को मैं 2 गुणा 2 करके लिख सकता हूँ, तो मैंने वही काम करा, 4 को 2 गुणा 2 लिखा। नीचे वाले √2 से ये जो 2 है वो √2 बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2√2, ठीक है। तो ये 2 आंसर थे 2 नंबर के लिए, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ना है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसने कहा कि आपके पास मान लो कोई एक, आप इस समय समझ लो कि बल्ब है कोई, ठीक है। वैसे इसने लैंप का नाम लिया हुआ है तो चलो हम लैंप ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एक अपने पास लैंप है जो 100 वोल्ट का है और 50 वाट शक्ति का है। उसको भी किससे जोड़ना है, हमें 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ना है। मतलब हमारे घर में जो मेन सप्लाई है 200 वोल्ट की, ठीक है, हमें उससे जोड़ना है इस लैंप को। तो कह रहे हैं अगर लैंप के श्रेणी क्रम में हमने एक संधारित्र जोड़ना है तो इसकी क्या धारिता होगी वो बताना है। सी का मान पूछ रहा है आपसे, धारिता का मान पूछ रहा है कितनी होगी। 2015 और 18 में आया हुआ एक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप जरूर करके जाएं क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी अच्छी खासी है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ भी नहीं करना, पहले जो जो चीज़ दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको कलेक्ट करके नोट करना है। तो लैंप के लिए मुझे एक तो लैंप का वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट और शक्ति दे रखी है 50 वाट, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ती समझ में आ गया ना, 50 वाट का। फिर विद्युत मेन्स, यानी कि जो मेन हमारा जो घर में जो एक मेन लाइन होती है हमारी, उसके लिए हमें दिया हुआ है VRMS। देखो हमेशा याद रखना एक चीज़, ये जब भी वोल्टेज हमें, जैसे यहाँ पे 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये विद्युत मेंस के लिए हमें 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप हमेशा इसको VRMS लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है उसको हम VRMS वोल्टेज कहते हैं। जब तक क्वेश्चन ये ना बोल दे कि अधिकतम वोल्टेज, महत्तम वोल्टेज या शिखर वोल्टेज, तब तक आप उसको V0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आनी चाहिए लाइन। तो इसमें इसने नॉर्मल बोला 200 वोल्ट, तो हम लोग इसको VRMS ही लिख रहे हैं और F दिया हुआ था मुझे 50 हर्ट्ज, वो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे कह रहा है संधारित्र की धारिता। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो धारितीय प्रतिघात इज इक्वल टू होता है XC, जिसे हम बोलते हैं 1/ωc, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ओमेगा नहीं पता लेकिन F दिया हुआ है, तो क्या मैं ओमेगा बराबर 2πf, या आपने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर 2πn या 2πf करके फॉर्मूला होता है, उसको मैं ओमेगा के पदों में खोल लिया मैंने, यानी कि ओमेगा को मैं 2πf करके लिख रहा हूँ। तो देखो XC बराबर हो जाएगा 1/2πfc, ठीक है। मैंने ओमेगा की जगह 2πf रख दिया बस, और इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे XC का मान पता है ना C का मान, और C का मान तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मुझे XC अगर पता होता तो मैं बड़ी आसानी से C का मान निकाल लेता, क्योंकि F तो दिया हुआ है और 2 और पाई का मान तो हम लगा ही देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अब सारी लड़ाई जो है वो हमारी अभी इस समय XC की है, क्योंकि C की हो नहीं सकती, C तो भैया लास्ट ऑप्शन है, आंसर वही चाहिए हमें। तो मैं XC निकालूंगा, तो इसलिए मैंने इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 में XC का मान चाहिए, फिर मैं जाके C निकालूंगा। तो अब ध्यान से देखो, जो परिपथ की बात हो रही है, परिपथ में हमें एक लैंप दिया हुआ है
परिपथ में लैंप दिया हुआ है और उसमें हमें एक संधारित्र को जोड़ना है, तो इसका मतलब लैंप का एक सिंपल प्रतिरोध होता है। आप 3rd चैप्टर 4th चैप्टर सब चैप्टर में पीछे पढ़ के आए हो, लैंप मतलब सिंपल प्रतिरोध। तो एक लैंप में एक संधारित्र को जोड़ रहे हैं, तो जो परिपथ है वो आरसी परिपथ होगा, तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी वो IRMS होगी। अब आप कहोगे कि यार कभी तो I0 ले रहे हैं, कभी IRMS ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो देखो इसका सिंपल रीज़न ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप ये देखो, आपको VRMS गिवन है तो आप IRMS निकाल सकते हो उससे, और अगर आपको V0 गिवन है तो आप I0 पहले निकाल सकते हो। तो मुझे VRMS दिया हुआ है, तो मैं पहले सिंपल तरीके से IRMS निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला IRMS बराबर VRMS अपॉन परिपथ जो भी है उसकी प्रतिबाधा, RC परिपथ है तो उसकी प्रतिबाधा लगा दी। अब VRMS तो 200 गिवन है, दिक्कत आ रही है R नहीं पता और x² C नहीं पता, ठीक है। अगर हमें XC पता ही होता तो मैं इतना क्यों करता, मैं सीधा समीकरण 1 में XC का मान रखता और C निकालता, क्योंकि F तो दिया हुआ ही है। तो अब दिक्कत यह है कि भैया हमें यहाँ पे R निकालना होगा और XC को देखते हैं, ठीक है। फिर धारा तो हमारा टारगेट था ही नहीं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हमें क्या करना है, हमें R और IRMS ज्ञात करना है, ठीक है। XC सबसे लास्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, R को और IRMS को ज्ञात करेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे। लैंप में बहने वाली जो धारा वो होगी IRMS। अब IRMS की होगी, आप खुद बताओ। यहाँ पे इसने बोला कि हम एक लैंप के श्रेणी क्रम में एक विद्युत किसको जोड़ रहे हैं, संधारित्र को। तो आप मुझे ये बताओ, सबको पता है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, तो जो धारा लैंप में यानी कि और संधारित्र में बह रही होगी वही पूरे के पूरे परिपथ में बहेगी धारा। तो इसलिए लैंप में बहने वाली धारा को मैं IRMS लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो इसे नॉर्मल I भी लिख सकता था। फिर उसके बाद मुझे पता है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े पड़े हैं सब, तो पूरे के पूरे परिपथ में IRMS धारा जो बहेगी वही लैंप में ही बहेगी और वही संधारित्र में भी बहेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। उसके बाद मुझे पता है कि भैया मुझे लैंप की शक्ति पता है, ठीक है, और दूसरा मुझे लैंप की वोल्टेज पता है। तो I बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमें पता है क्या होता है, P बराबर होता है VI, ये सबको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से मैं I निकाल सकता हूँ P अपॉन V करके, ठीक है। तो सेम मैंने यही करा, IRMS बराबर P अपॉन V। इससे मैंने नॉर्मल तरीके से IRMS निकाल लिया, मतलब लैंप में बहने वाली धारा निकाल ली, यही धारा पूरे के पूरे परिपथ में बहेगी, ठीक है। ये बात हमें पता चल चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लैंप का प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। देखो लैंप का प्रतिरोध निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया मुझे R का मान वहाँ रखना है। तो लैंप का प्रतिरोध सिंपल है, फॉर्मूला होता है V² अपॉन P, ठीक है। ये आपने सब फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ R बराबर V अपॉन I का, ठीक है। नॉर्मल जो ओम के नियम से फॉर्मूला आता है, R बराबर V अपॉन I RMS, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। मान जब आप नोट करो इसके रखोगे लैंप के, देखो यहाँ पे लैंप का रखना है मुझे वोल्टेज। अब आप ये गलती मत कर देना कि आप यहाँ पे कौन सा वोल्टेज लगा रहे हो, ये वाला VRMS वाला, ये गलती मत करना, ठीक है। लैंप के लिए बात कर रहे हैं तो लैंप का वोल्टेज रखा जाएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे जब इसका वोल्टेज रखेंगे तो मल्टीप्लाई वगैरह करके 200 आ जाएगा इसका ओम प्रतिरोध। अब चूंकि लैंप के श्रेणी क्रम में, ठीक है, C धारिता का संधारित्र जोड़ा गया है, मतलब हमने इसने क्वेश्चन में बोला था ना कि C धारिता का कोई सी भी धारिता ले लो, C से डिनोट करते हैं, तो वही करा। जैसे ही हम इसको इसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो लैंप और संपूर्ण परिपथ में धारा समान रहेगी। इसलिए समीकरण नंबर 2 मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये समीकरण 2 में, ठीक है, 200 ये पहले से ही था, ठीक है। R का मान हमें मिल चुका है, IRMS मुझे मिल चुका है। तो अब मैं समीकरण 2 में सबके मान लगा के इसे जब सॉल्व करूंगा, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। टारगेट अभी यही है, XC निकालना है, तो B ये नीचे से अंडर रूट हटाना पड़ेगा, उसके लिए वर्ग कर दूंगा। वर्ग करके जब मैं इधर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 200 का स्क्वायर, नीचे में से अंडर रूट हट चुका है, इसका स्क्वायर खोलूँगा 0.25 आएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका इतना, ऐसे ही इसका इतना हो जाएगा और प्लस x² C, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इधर आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर आ चुका है आपका नीचे बटे वाला मल्टीप्लाई में, और ये 0.25 इसके इधर बटे में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाऊंगा ऊपर, तो यहाँ पे 10 की घात 2 कर दूंगा। आपको पता ही है कि भैया पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं उतना, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना जीरो बढ़ जाता है। इसको सॉल्व जब करूंगा मैं, पूरे को सॉल्व करने के बाद XC का मान लगभग हमारा इतना आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके चेक कर लेना इसे। उसके बाद समीकरण 1 से जो हमारी मेन समीकरण थी वो थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। समीकरण हमारी 1 थी, ये XC मुझे मिल चुका है, ठीक है, और 2πf इन सब के मान मुझे पता है, तो मैं C का मान लगाऊंगा, ठीक है। XC देखो यहाँ पे ऊपर ये आया, तो मैंने वो पुट कर दिया वैल्यू 1/2, पाई की जगह 3.14 और F की जगह 50 और C का मान। इस तरीके से C का मान जब मैं निकालूंगा तो लगभग कितना आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें इसका आंसर निकालना है और लास्ट में आप लिख देंगे, अतः संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी 9.09 × 10⁻⁻⁶ फैरेड होगी, ठीक है।
तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो देखो लाइक कर दो। इसी तरीके से मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो एक साथ सारे चैप्टरों के लाऊंगा बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 50 ओम का प्रतिरोधक एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है और हमें ज्ञात करना है परिपथ में धारा का आरएमएस मान और एक पूरे चक्कर में कुल कितनी शक्ति पाएगी। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। क्या है, 50 ओम मुझे प्रतिरोध दिया, मतलब आर बराबर 50 ओम। फिर हमें दिया हुआ है ये। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब तक हमें कुछ गिवन नहीं होगी, मेन सप्लाई है, ठीक है, तो इस वोल्टेज को मैं VRMS करके लिखूंगा। तो VRMS बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है और ये साइड में हमेशा में आवर्ती F दिया होती है, तो F बराबर 50 हर्ट्ज। अब सिंपल सी बात है, मुझे क्वेश्चन में कह रहा है परिपथ में धारा का RMS मान, तो सिंपल सी बात है, मैं जो चीज़ दी हुई है पहले उसी का फॉर्मूला लगाऊंगा, IRMS बराबर VRMS अपॉन R। तो स्टूडेंट VRMS मुझे 220 दिया हुआ ही है, R का मान 50 दिया हुआ है। जब सिंपल तरीके से वैल्यू रख के IRMS 4.4 एम्पियर आ जाएगी हमारी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि एक पूरे परिपथ में कुल कितनी शक्ति व्यय होगी। तो हमें इतना पता है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जो शक्ति होती है वो कुछ इस तरीके से, सीधी सी बात है, प्रत्यावर्ती परिपथ में जो शक्ति होती है वो कुछ इस तरीके से गिवन होती है, P = VRMS × IRMS cos phi। ठीक है, VRMS गिवन है, IRMS ऊपर पहले ऑप्शन में निकाल लिया। बात आती है cos phi की, तो cos phi डिपेंड करता है परिपथ कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब परिपथ जो है हमारा वो केवल R परिपथ है, मतलब केवल प्रतिरोध वाला परिपथ है। यार क्वेश्चन में कुछ चीज़ नहीं गिवन है, केवल R ही दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, तो हम यही मानेंगे ना कि जो परिपथ है वो क्या है, R परिपथ है। तो बस R परिपथ के लिए जो है cos phi वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ये आप नोट कर लो। तो बस जब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में ऊपर वैल्यू पुट करूंगा cos phi 1 होता है, तो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई होके 968 वाट आंसर आ जाएगा शक्ति। तो सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मैं आपको पहले बता दूं। जब मैं इसकी रीड कर रहा था, मतलब देखो अपने टाइम पे तो हमने पढ़ाई है जब 12th करी थी, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से रीड करा और देखा तो क्वेश्चन एक तरीके के बने हुए हैं, कोई इतना वेरिएशन नहीं आई है क्वेश्चनों पे। तो अगर ध्यान से आप इन्हीं क्वेश्चन को करके ले जाओगे तो आपको यही क्वेश्चन दिख जाएंगे ज़्यादातर केस में। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। उसके बाद अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन फिर से हल्का सा ही है, R बराबर 100 ओम दिया हुआ है, सॉरी 10 ओम दिया हुआ है, L बराबर आपका 800 मिली हेनरी। तो देख रहे हो आप पटाखे फूट रहे हैं बाहर, दिवाली का जश्न है, मनाओ दिवाली, लेकिन तैयारी भी करो अपनी अच्छे तरीके से, वीडियोज़ को लाइक करो हमारी। ठीक है, तो हमें इतना दिया हुआ है और कह रहे हैं इसके श्रेणी संयोजन का एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इस इक्वेशन को जब भी दे आप समझ गए, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से तुलना करनी है। फिर परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा है, धारा का शिखर मान। प्रतिबाधा के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले गिवन लिखना है। तो गिवन लिख लेते हैं, हमें जो जो दिया हुआ है, R दिया हुआ है, L दिया हुआ है 800 मिली हेनरी। देखो मिली हेनरी है, इसको हेनरी में चेंज करना है, हमेशा इनको हमें स्टैंडर्ड उसमें ही रखना पड़ता है। तो ये मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो भैया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो इक्वेशन दी हुई है मुझे, E बराबर 200 sin 300t ये दी हुई है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर जैसे कि आपको बता रखा है कि इस समीकरण को एक मान के हमेशा इनकी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करते हैं। तुलना करने पे सीधी सी बात, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, E0 दिया हुआ है और इधर कितना है, E बराबर E0 की जगह 200। तो भैया मैं E0 को 200 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। फिर साइन ओमेगा, यहाँ पे साइन 300, तो मैं ओमेगा की जगह 300 भी पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो बस यहाँ पे रख दिया। और जो परिपथ है उसमें केवल R और L ही गिवन है, तो इसको मैं बोल दूंगा ये दिया गया परिपथ RL परिपथ है। और अभी अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि RL परिपथ की प्रतिबाधा जो है वो √ में R² + X² L दी जाती है। अब R तो गिवन है, बात आती है XL, तो XL नहीं गिवन है, तो XL निकालेंगे। देखो XL कैसे निकालेंगे, ओमेगा × L करके। ओमेगा मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब तुलना करके हमने ऊपर निकाल ही लिया, और यहाँ पे L तो दिया हुआ ही है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके XL आ जाएगा। अब R आ चुका है, XL आ चुका है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड पे वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ZRL = जब वैल्यू पुट करेंगे तो ZRL का मान कुछ इतना आएगा। ठीक है, अच्छी खासी देखो मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ पे √ है, तो थोड़ा अच्छा करके आप तैयारी करके जाएं, अपनी मल्टीप्लिकेशन अच्छी रखें, जितनी भी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जल्दबाजी होगी वहाँ पे। उसके बाद धारा का शिखर मान, अब धारा का शिखर मान बोल के हमसे कह रहा है I0 निकालना है, शिखर मान को I0 कहते हैं। तो जब I0 लगा रहे हो तो भैया ऊपर VRMS मत लगा देना, ऊपर E0 ही लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। I0 में हमेशा E0, और अगर IRMS होता तो VRMS। तो I0 बराबर E0 अपॉन ZRL,
भैया सब वैल्यू आसानी से दी हुई है। इस तरीके से हम 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार देखो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब आपके लिए हफ्ते में कम से कम 4 वीडियो इस चैनल पे जरूर आएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए। इसी तरीके से अगर आपको जो भी कुछ पूछना हो आप कमेंट करके वीडियो में बताना, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। कम से कम आपके 7-8 क्वेश्चन है ये जो आपकी 2015 से लेके 20 तक में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन की आप तैयारी कर लोगे, मैं इतना कह रहा हूँ आपको, आपके सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे और जो भी डाउट हो कमेंट करके बताना, पक्का सॉल्व करा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।